गुड़गुड़ी नाम का एक गांव था। गांव में मगन नाम का एक चोर रहता था। मगन अव्वल दर्जे का बेवकूफ था। वो ढेर सारे हथियार लेकर रात को चोरी करने के लिए निकलता, लेकिन सुबह खाली हाथ वापस आता। क्योंकि मगन बेवकूफ था, घर के मालिक उसे बेवकूफ बनाकर घर भेज देते थे। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे थे। मगन हाथ में हथियार लेकर चोरी करने निकला। एक बड़े घर के सामने आया और घर के पिछवाड़े आकर पीछे वाली दीवार को तोड़ने लगा। आवाज होने की वजह से अपने आराम गाह में सोया सेठ जाग गया और समझ गया कि मगन आया है। लगता है मगन बेवकूफ चोरी करने आया है। इससे पहले कि ये घर की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। सेठ घर के पिछवाड़े आया और उसने देखा कि मगन दीवार तोड़ रहा है। क्या रे मगन, क्या कर रहा है? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात कोई चोरी करने निकलता है क्या? खामोश रहो, मैं अलग तरह का चोर हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाकी चोर डरपोक होते हैं, मुझे उनके जैसा ना समझो। मुझे मेरा काम करने दो। मगन की बात सुनकर सेठ सोचने लगा। चलो, ये अब अपने जाल में फंस गया है। आखिरी चाल चलता हूँ और अपनी आरामगाह में जाकर सो जाता हूँ। फिर सेठ ने मगन से कहा, अगर तू कुछ भी कर सकता है और तू बाकी चोरों से अलग है, तो ये साबित करके दिखा। उसके लिए क्या करना होगा मुझे? बाकी चोर धन दौलत चुराते हैं, तू ना चांद को चुरा कर दिखा। सेठ की बात सुनकर मगन ने चांद की तरफ देखा और फिर सेठ से बोला, ठीक है, मंजूर है। कल सुबह चांद मेरे हाथ में होगा। इतना कहकर मगन वहाँ से चला गया और सेठ खुश होकर अपने घर में जाकर सो गया। मगन चांद की तरफ देखकर सोचता हुआ जा रहा था कि चांद को चुराऊं कैसे। सब मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद चुरा कर जब मैं अपनी अकल का सबूत दूंगा तो सेठ की शक्ल देखने लायक होगी। तभी मगन को पेड़ की डाली पर एक चमगादड़ उल्टा लटका हुआ दिखा। चमगादड़ों के नाखून की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उन्हें ट्रक से भी खींचा जाए तो भी नहीं छोड़ती। चांद की चोरी में चमगादड़ भी भागीदार होंगे। मगन ने चमगादड़ को डाली से उतारकर अपने झोले में रख लिया। फिर मगन गांव आया और रास्ते में खड़े एक ट्रक को चुराकर ट्रक को एक मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। फिर उसने थैले से चमगादड़ निकाला और एक लंबी रस्सी भी निकाली। रस्सी का एक सिरा उसने चमगादड़ के गले में बांध दिया और दूसरा सिरा ट्रक के पीछे बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ उड़ा दिया। देखते देखते चमगादड़ आसमान को चीरते हुए ऊपर उड़ा, तो उसके साथ साथ रस्सी भी उड़ने लगी। चमगादड़ उड़ता रहा और उड़ते उड़ते चांद को जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, खुश होकर मगन ट्रक में बैठ गया और ट्रक को चलाने लगा। ट्रक की ताकत से रस्सी से बंधे चमगादड़ को खींचने लगा, तो चमगादड़ के साथ साथ चांद भी हिलने लगा और देखते देखते चांद जमीन पर आकर गिर गया। मगन झट से ट्रक से उतरा और उसने चांद को उठा लिया। चांद को देखकर मगन बहुत खुश था। चांद चोर चमगादड़, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। मगन ने चमगादड़ को रस्सी से आजाद किया और उड़ा दिया। दूसरे दिन हाथों में चांद लेकर मगन सेठ के घर की तरफ निकला। मगन के हाथों में चांद देखकर लोग हैरान हो गए। मगन ने सेठ को चांद दिखाया तो सेठ भी हैरान होकर सोचने लगा। लंगूर के हाथ में अंगूर सुना था, लेकिन लंगूर के हाथ में चांद? इस चांद की जगह लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैं इसे हथिया कर ही रहूंगा। और फिर सेठ ने कहा, अरे वाह वाह मगन, तुम्हारी अकल और सूझबूझ की दाद देता हूँ। अब चोरी चकारी छोड़ो और एक म्यूजियम खोल लो। लोग चांद देखने आएंगे तो मोटी कमाई होगी। फिर क्या था, मगन ने म्यूजियम खोला और कांच की पेटी में चांद को रख दिया। दूर दूर से लोग चांद के दीदार करने के लिए आते थे और मगन की तगड़ी कमाई होने लगी। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला। चांद दिन ब दिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर मगन रोने लगा। या खुदा,
इतनी मेहनत से चांद चुराया था और चांद गायब हो गया। मैं बर्बाद हो गया। मगन जोर जोर से रोने लगा। तभी सेठ वहाँ आए और बोले, बहुत बुरा हुआ मगन, तुम तो बर्बाद हो गए। अब क्या करोगे? आप ही बताइए क्या करूं? ये म्यूजियम तुम मुझे बेच दो। हाँ खरीद लो, चांद तो चला गया, अब मुझे इसकी क्या जरूरत, खरीद लो। और फिर सेठ ने चंद रुपए देकर म्यूजियम खरीद लिया और मगन चला गया। कुछ दिन बीते, अमावस का असर खत्म हुआ और पूर्णिमा आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता चांद बढ़ने लगा और लोग फिर से चांद देखने आने लगे। इस तरह सेठ मोटी कमाई करने लगा और बेवकूफ मगन फिर से घरों के पिछवाड़े जाकर दीवार तोड़ने लगा। ताजपुर नाम के कस्बे में मनोहर और दिलीप नाम के दो आदमी रहते थे। वो दोनों चोरी चकारी करके अपना गुजारा करते थे। एक दफा मनोहर और दिलीप एक मंदिर के सामने खड़े थे कि तभी उनके पास एक कार आकर रुकी। उस कार में से एक साधु और उसके शागिर्द उतरे। साधु को देखते ही लोग उस पर फूल बरसाने लगे और उसके पैरों पर ऐसे गिरने लगे जैसे कि भगवान खुद जमीन पर उतर आए हो। साधुओं की ये शानदार खैर मकदम और शानो शौकत देखकर मनोहर और दिलीप बेहद मुतासिर हुए और फिर आपस में मशवरा करने लगे। अबे मनोहर, देख तो साधु जिंदगी के कैसे मजे ले रहे हैं। इनकी शानो शौकत देखकर तो दिल कर रहा है कि क्यों ना हम भी साधु बन जाएं। तू बजा फरमा रहा है यार, साधु बनकर हम कहीं से मोटा हाथ मार सकते हैं। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि साधु का हुलिया बनाकर हम लोगों को आसानी से लूट सकते हैं। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल बजा फरमाया। इस तरह दिलीप और मनोहर लोगों से आसानी से पैसा लूटने के फिराक में साधु का हुलिया तैयार करते हैं। मनोहर उस्ताद और दिलीप उसका शागिर्द बन जाता है। दोनों एक कस्बे के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। देख शागिर्द, हम बाबा बनकर इस कस्बे में तो आ गए हैं, लेकिन लोगों पर अपना असर डालने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो क्या उस्ताद जी? इस गांव के सभी लोगों का हिसाब निकालना पड़ेगा। सबकी सूरत हाल, खुशी गम और उसका पूरा ब्यौरा इकट्ठा करना पड़ेगा समझ गया, ताकि हमारा रोजगार बखूबी चल सके। मैं इस काम का आगाज आज ही कर देता हूँ। तुम बस खुद को पहुँचा हुआ महात्मा साबित करने में लग जाओ। उसके बाद उस्ताद शागिर्द अपनी चालाकी से गांव के हर घर, हर शख्स की पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और फिर दोनों मिलकर गांव के सीधे साधे लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं। एक रोज पीपल के नीचे दो गांव वाले आए और उस्ताद और शागिर्द से अपने मुस्तकबिल के बारे में पूछने आते हैं। उस्ताद जी ध्यान लगाइए और दिनेश के मुतालिक कुछ बताइए। शादी के 12 बरस हो गए हैं, लेकिन कोई औलाद नहीं हुई। औलाद के लिए परेशान हो। बिल्कुल सही कहा उस्ताद जी, आप तो पहुँचे हुए सन्यासी निकले। हमारे उस्ताद जी बंद आंखों से दिल की बात जान लेते हैं भाईजान। क्या गुरुजी कुछ भी बता सकते हैं? अरे नहीं नहीं, अब तो गुरुजी के ध्यान का वक्त हो गया है। अब आप लोग जाइए, कुछ पूछना है तो कल आइएगा। ये कहकर उस्ताद फिर से ध्यान करने लगता है और फिर दूसरे दिन, उस्ताद जी बच्चे की परेशानी तो बता दी, अब इस परेशानी का हल भी बता दीजिए। जी उस्ताद जी, आप तो पहुँचे हुए सन्यासी हैं, कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे मुझे भी औलाद का सुख मिल जाए। दिनेश के ये पूछने पर उस्ताद जी कहते हैं, महादोष है, तुम्हारी राशि में महादोष चल रहा है बच्चा। जब तक वो दोष दूर नहीं होगा तब तक तुम बाप नहीं बन सकते हो। उस्ताद जी इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा? सूरज देवता को खुश करना होगा बच्चा। पूरे 20,000 का खर्चा आएगा। उस्ताद जी लेकिन सूरज देवता खुश तो हो जाएंगे ना? अगर तुम पैसे ले आए तो उनको खुश करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। उस्ताद जी जिंदाबाद, उस्ताद जी जिंदाबाद, उस्ताद जी जिंदाबाद। इस तरह दिनेश के साथ साथ सारे गांव वाले उस्ताद जी के नारे लगाते हुए अपने घर चले जाते हैं और उनके जाते ही, वाह उस्ताद जी, कारोबार तो चल निकला। अब तो ऐशी ऐशे है हमारे। तू देखता जा शागिर्द, इन गैर तालीम याफ्ता लोगों को सूरज देवता के नाम पर ऐसे दीवाना बनाऊंगा कि ये सब अपनी सारी कमाई लाकर मेरे पैरों पर रख देंगे।
कुछ रोज में सारे गांव वाले उस्ताद जी को खालिस महात्मा मानकर उनकी हर बात पर यकीन करने लगते हैं और उस्ताद जी का नाम दूर दूर के कस्बों तक फैल जाता है। उनके पास इतनी दौलत आने लगती है कि वो अपने रहने के लिए एक शानदार आश्रम बनवा लेते हैं। उस्ताद जी, कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे घर की आमदनी दोगुनी हो जाए। क्या कोई ऐसी तरकीब है? सरपंच जी, मैं चाहूँ तो आपके घर में रखी दौलत को एक रात में दोगुनी कर सकता हूँ। क्या ये मुमकिन है? लेकिन इसके लिए क्या नजराना देना होगा? हमें नजराना का कोई लालच नहीं है सरपंच जी, हम तो साधु हैं, साधु। शागिर्द बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो फिर क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, सूरज देवता को खुश करने के लिए सूर्य संक्रांति का उपवास रखना होगा और सूरज को पानी देकर अतिया करना होगा। अपनी इच्छा के मुताबिक अतिया कीजिए, आपका काम हो जाएगा। धीरे धीरे दौलत को दोगुना करने वाली बात सारे कस्बे में फैल जाती है और सब एक दूसरे से छिपकर उस्ताद जी के पास आने लगते हैं। उस्ताद जी जिंदाबाद। उस्ताद जी, आपकी दुआ से औलाद तो मुझे मिल ही जाएगी। क्या मैं अपनी दौलत भी दोगुनी कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात। जब सरपंच अपनी दौलत दोगुनी कर रहा है तो तुम भी कर लो। तो ये 10,000 रुपयों को दोगुना करने के लिए आप इसे रख लीजिए। फिर तो उस्ताद जी और शागिर्द के पास काम करने वालों की कतार लग जाती है और बहुत सारी दौलत जमा हो जाती है। उधर गांव वाले सूर्य संक्रांति का उपवास रखकर अपनी दौलत को दोगुनी करने के लिए सूरज को जल चढ़ाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन आसमान में बादल घिर जाता है और सूरज कहीं नजर ही नहीं आता। ये देख गांव वाले घबरा जाते हैं और उस्ताद के आश्रम की तरफ भागने लगते हैं। उस्ताद जी, सूरज तो निकला ही नहीं, अब क्या होगा? गुरुजी, आप तो करिश्माई हैं, जल्दी से कोई तरकीब निकालिए। उनकी बात सुनकर उस्ताद जी को ठगी का एक नई तरकीब सूझ जाती है। ये तो आफत हो गई। सूरज देवता को एक खतरनाक शैतान ने चुरा लिया है और वो उसकी कैद में है। उन्हें शैतान की कैद से आजादी दिलानी होगी। सूरज को शैतान की कैद से आजादी दिलाने के लिए क्या करना होगा उस्ताद जी? अगर सूरज कैद से आजाद न हुए तो क्या होगा उस्ताद जी? आप सब तबाह हो जाएंगे। आपके घरों में रखी सारी दौलत राख हो जाएगी और गांव में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। उस्ताद जी की ये बातें सुनकर गांव वाले हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं और तभी उस्ताद जी, सूरज को शैतान से आजाद कराने की तरकीब तो बताइए। मुमकिन है कि ये गांव वाले उस तरकीब को करने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ उस्ताद जी, कुछ भी करना पड़े, हमारे दौलत को राख होने से बचाना ही होगा और साथ ही सूरज को वापस भी लाना होगा। सरपंच की बात सुनकर उस्ताद जी खुश हो जाते हैं और फिर इसका केवल यही हल है सरपंच, कि आप सब गांव वाले आज शब के लिए अपना सारा सोना चांदी रुपया पैसा मेरे झोपड़ी में लाकर रख दें। यहाँ रहेगा तो वो राख होने से बच जाएगा। और फिर सूरज का क्या होगा? आज शब मैं आपके दौलत की हिफाजत करूंगा और कल सूरज को शैतान की कैद से आजादी दिलाने के लिए पूजा पाठ करूंगा। इस तरह आपके दोनों काम मुकम्मल हो जाएंगे। गांव वालों को उस्ताद जी का पूरा यकीन था और वो उन पर पूरा भरोसा करते थे, इसलिए आंखें बंद करके अपने घरों का सारा सोना चांदी रुपया पैसा उनके आश्रम में रखकर अपने घर चले जाते हैं। और फिर उनके रुखसत होने के बाद उस्ताद जी, अब तो हम माला माल हो गए हैं, बोलो अब क्या करना है? अबे सबसे कबल तो ये उस्ताद शागिर्द वाला दिखावा छोड़ और अपनी हकीकत पर आ। दिलीप कहीं के, जल्दी आ। ठीक है मनोहर, अब बता क्या करें? करना क्या है, सारी दौलत बोरियों में भर लो और शब के अंधेरे में शहर की जानिब निकल लो। इतनी दौलत है कि जिंदगी भर खर्च नहीं कर पाएंगे। इस तरह उस्ताद शागिर्द दोनों अपनी असलियत पर आ जाते हैं और फिर गांव वालों की सारी दौलत समेटकर शहर की जानिब निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन दिनेश उनकी ये सारी गुफ्तगू सुन लेता है और जाकर सरपंच को बता देता है। तो ये उस्ताद शागिर्द ठग हैं, मनोहर और दिलीप नाम के ठग। वो हम गांव वालों को कंगाल करके भागना चाहते थे।
बिल्कुल सही सरपंच जी। तो चलो, इन्हें कैद खाने की सैर कराने की बारी आ गई है। ये कहकर सरपंच के साथ सभी गांव वाले उन्हें आश्रम से फरार होने से कब्ल ही काबू में कर लेते हैं और उनकी अच्छे से खबर लेते हैं। वो दोनों अपनी असलियत कबूल कर लेते हैं और फिर सुबह होते ही बाकी रोज की तरह सूरज भी बादलों को चीर कर झांकने लगता है। सूरज को देखकर गांव वाले बेहद खुश हो जाते हैं और दिलीप और मनोहर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। जग्गा 1 नंबर का धूर्त मक्कार बहरूपिया था। अभी अभी वो हेरा फेरी के जुर्म में 2 साल की सजा काट कर आया था। वहीं उसकी दोस्ती नागा से हुई थी। उन दोनों ने जेल में ही प्लान बनाया था कि साधु बनकर भोले लोगों को अच्छे से लूटा जा सकता है। नागा जेल से 3 साल बाद छूटकर एक दिन जब गांव पहुंचा तो साधु के भेष में बड़ी हुई दाढ़ी देखकर, अरे नागा, तुम कहाँ गायब हो गए थे और साधु कैसे बन गए? मैं 3 साल उत्तराखंड के पहाड़ों और जंगलों में घूमा। वहीं पर मेरी मुलाकात बाबा जगन्नाथ और जग्गा बाबा से हुई। ये करिश्माई बाबा हैं। फाइल माजी जमाने हाल, फाइल मुस्तकबिल के जानकार हैं। क्या सचमुच इतने बड़े बाबा हैं? और नहीं तो क्या। आदाब बाबा, मेरे मुस्तकबिल के मुतालिक कुछ बताइए। बाबा दिन में सिर्फ 1 मर्तबा ही बोलते हैं। अगर कुछ जानना चाहते हो तो कागज की पर्ची पर अपना नाम लिख कर दे दो। जग्गा बाबा आपको कल बताएंगे। रात में नागा किशन के बारे में सब कुछ बता देता है। ये भी बताता है कि निकाह के 10 साल बाद भी उसकी कोई औलाद नहीं हुई है। अगले रोज 10-12 अफराद नागा के घर जग्गा बाबा से मिलने आते हैं। बोलो जग्गा बाबा की जय, जग्गा बाबा की जय, जग्गा बाबा की जय। किशन, इधर आओ। 12 साल की उम्र में तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया। 20 वर्ष की उम्र में तुम्हारा निकाह बगल के गांव के वैद्य सुशील पंडित की बेटी लक्ष्मी से हुई। 23 साल के जब हुए तुम्हारी वालदा का इंतकाल हुआ। 27 साल की उम्र में तुम्हारे यहाँ बहुत डाका पड़ा और उसी साल तुम मौत के मुंह से वापस आए। 2 रोज बाद तुम्हारी 40वीं सालगिरह है। अभी तक कोई औलाद नहीं है। तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारा अपना बच्चा हो। किशन जग्गा बाबा के पैर पकड़कर बोला, जग्गा बाबा की जय। भीड़ में जय जयकार होने लगी। बाबा, आप तो सब कुछ जानते हैं। हमारा भला कीजिए बाबा, कोई उपाय बताइए। उठो बच्चा, हर्ष पर हर शख्स के लिए कोई न कोई सितारा है। वही उसका नसीब तय करता है। तुम्हारा सितारा थोड़ा कमजोर हो गया है। उसे अच्छी खुराक की जरूरत है। मैं अपने करिश्माई ताकत से दुरुस्त कर सकता हूँ, लेकिन इसमें 10,000 का खर्चा आएगा। बाबा, आप पहुँचे फकीर हैं। मेरी कश्ती पार लगाइए। मैं कल ही पैसों का इंतजाम कर लूँगा बाबा। जा बच्चा, तेरा भला होगा। जग्गा बाबा की जय, जग्गा बाबा की जय। चलिए जनाब, अब बाबा के आराम करने का वक्त हो गया है। जिसको अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहिए वो अपनी पर्ची पर नाम लिखकर जमा करवा दे। सभी लोग अपनी अपनी पर्ची जमा करा देते हैं। उधर कल रात ही नागा ने जग्गा को किशन के बारे में तमाम जानकारी दे दी थी। उसी कारण सभी के सामने आज जग्गा ने रंग जमाया। पूरे गांव में ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि जग्गा बाबा के पास दिव्य शक्ति है। गांव से सभी के यहाँ से फल, दूध, दही, सब्जी, पकवान, पैसे इत्यादि कुछ न कुछ जग्गा बाबा के पास आने लगे। नागा के घर का आंगन भर गया। जग्गा बाबा की जय, जग्गा बाबा की जय। सेठ जी, बाबा भी किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। ये उनके आराम करने का वक्त है। अरे बेटा नागा, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हारे वालिद मेरे यहाँ काम किया करते थे। एक मर्तबा बाबा से मिलवा दो, बस मैं चला जाऊंगा फिर। देखिए सेठ जी, मैं सिर्फ बाबा के हुक्म की तामीर करता हूँ। आप एक पर्ची पर अपना नाम लिखकर दे दीजिए और आपका नंबर 2 दिन बाद आएगा। तब बाबा से मुलाकात कर लीजिएगा। भी 150 अफराद के बाद आपका नंबर आएगा। बाबा के दरबार में ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है। ठीक है बेटा, मैं 2 रोज बाद ही बाबा से मिलने आ जाऊंगा। ये कुछ सामान लेकर आया था बाबा के लिए, पलंग, गद्दा, सोफा, चादर वगैरह वगैरह। इसे कहाँ रखवा दूं? और कुछ खिदमत हो तो बताना।
ठीक है, वैसे तो बाबा को किसी चीज की ख्वाहिश नहीं, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो नदी के किनारे एक बड़ा सा कुटिया बनवा दीजिए, क्योंकि लोगों को मिलने के लिए मेरा घर छोटा पड़ रहा है। बेटा, तुम कहो तो बाबा हमारी हवेली में रह सकते हैं, लेकिन अगर बाबा को एकांत चाहिए तो नदी किनारे आज ही मैं कुटिया बनवा देता हूँ। लेकिन बाबा से कहकर मेरे नाम के जो सितारे हैं आकाश में, उसको दुरुस्त करवा दो बेटा। ठीक है सेठ जी, लेकिन उसे दुरुस्त करने में 20 लाख रुपए लगेंगे, सोच लीजिए। ठीक है बेटा, मैं आज शाम को करोड़ी मल से पैसे भिजवा देता हूँ। देर रात तक नागा के घर लोगों का तांता लगा रहता है। नागा और जग्गा मिलकर 4 बजे सुबह तक पैसे गिनते हैं। पूरे 32 लाख होती है। दोनों एक दिन की कमाई 32 लाख होने पर उछल जाते हैं। इस तरह तो जल्द ही हम लोग दुनिया के सबसे अमीर बन जाएंगे। हाँ भाई, इससे बेहतर और कोई कारोबार नहीं है। सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ था। जग्गा बाबा के पास नागा ने पर्ची वाले सभी लोगों के बारे में जग्गा को बता रखा था। जग्गा ने एक एक करके सभी के बारे में बताया। सभी लोग अपने बारे में बाबा के मुंह से सुनकर ताज्जुब हो रहे थे और बाबा की जय जयकार हो रही थी। सभी को उनके नाम के सितारे होने के बारे में बताया जा रहा था और उसे ठीक करने के लिए मोटी रकम वसूली जा रही थी। आदाब बाबा, मैं मुखिया रामधन हूँ। आप हमारे गांव में तशरीफ लाए, ये हम सब के लिए फख्र की बात है। सेठ नागरमल ने आपके लिए कुटिया बनवाई है। मेहरबानी करके चलिए और आप वहीं रहिए। जरूर मुखिया जी, आपके सितारे बता रहे हैं कि आप जल्दी ही सूबे के वजीरे आला बनने वाले हैं, लेकिन पड़ोस के गांव के मुखिया का सितारा तुम्हारे सितारे को बुलंदी पर नहीं जाने दे रहा। बाबा की जय हो। कोई तरकीब बताइए बाबा, बाबा की जय हो। बच्चा, तुम्हारा सिर जनाना कुल का है। उसे सोना, चांदी, हीरे आदि के गहनों से बहुत मोहब्बत है। अगर तुम 1 किलो सोना चढ़ा सकते हो तो तुम्हारा सितारा उसके सितारे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा और तुम वजीरे आला बन जाओगे। नदी किनारे भव्य कुटिया में नागा और जग्गा रहने लगते हैं। रोज सैकड़ों की भीड़ जमा होती है। दान दक्षिणा से कुटिया भी भरने लगती है। तभी मौसम में तब्दीली आती है और 3 दिन से सितारे बादल के कारण दिखाई नहीं देते। लोग घबरा जाते हैं। सभी लोग दौड़े दौड़े जग्गा बाबा की झोपड़ी में पहुंचते हैं। इधर नागा और जग्गा को भी लगता है कि सितारों को ठीक करके लोगों के दुख दूर करने का जो ड्रामा किया है वो जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए कुछ बड़ा हाथ मारकर भागने की फिराक में थे। आखिरकार मौसम ने उनकी सुन ली। गांव वालों, आपको 3 दिन से सितारे नहीं दिख रहे हैं। हाँ बाबा, हमें बचाइए। आप सभी के सितारे चोरी हो गए हैं। एक बहुत बड़ा चोर आपके सितारे चोरी करके भाग गया है। मैंने उससे बात की है। उसने कहा कि गांव वाले अगर अपने अपने सितारे चाहते हैं तो उन्हें अपने घर के सारे गहने और जेवरात देने होंगे। अगर ऐसा है तो मैं अभी सारे जेवर लाकर आपको देता हूँ। सभी अपने घर के सारे जेवर लेकर कुटिया में रख देते हैं। उधर करोड़ी मल का दोस्त शहर से फोन करके बताता है कि मौसम की खराबी की वजह से बादल छाए हुए हैं और कल से आसमान साफ हो जाएगा। ये बात करोड़ी मल अपने वालिद को बताता है। नागरमल मुखिया को ये बात बताता है। सभी लोग झोपड़ी पर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि जग्गा और नागा दोनों हीरे जवाहरात और पैसे लेकर एक कश्ती में लाद कर नदी के रास्ते से भागने की फिराक में हैं। और तभी बादल भी हट जाते हैं और आसमान में सितारे चमचमाने लगते हैं। पकड़ लो इन मक्कारों को। कोतवाल जी, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। बुरे कर्मों का फल एक ना एक दिन बुरा ही होता है। पैसा अच्छे कर्मों से मेहनत करके ही कमाया जाता है। जल्द और बुराई करके बनाए गए पैसे कभी नहीं टिकते। जैसे नागा और जग्गा जेल में सड़ रहे हैं।